दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि आईआईटी बीएचयू के अंदर गैंग रेप के जो तीनों आरोपी हैं उनका नाम मैं आपको बता दूं, कुणाल पांडे, आनंद उर्फ अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल। ये तीनों ही आरोपी जो है वो पुलिस के गिरफ्त में है, इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर के अभी कई सारे खुलासे हो रहे हैं और इसको लेकर के कई सारे सवाल हैं जो कि सोचने वाले हैं, उस पर विचार करना चाहिए, उस पर चिंतन और मनन करना चाहिए। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर इस घटना को हम देखें तो ये जो घटना है लगभग 1 नवंबर को हुई थी, 1 नवंबर 2023 को, और तकरीबन 60 दिनों के बाद जो है यूपी पुलिस इन आरोपियों को गिरफ्तार की है। तो जो पहला सवाल यही बताया जा रहा है, यही उठता है कि आखिर इतना 60 दिन का वक्त कैसे लग गया उत्तर प्रदेश पुलिस को, जबकि जिस तरह से रिपोर्ट निकल करके सामने आ रही है कि घटना होने के 6 या 7 दिन के बाद ही उत्तर प्रदेश पुलिस को ये पता चल चुका था कि ये तीनों के तीनों आरोपी कौन हैं। सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से इनका साफ तौर पे पहचान हो चुका था, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस कुछ नहीं कर पा रही थी, कुछ नहीं कर रही थी। क्यों? क्योंकि ये जो लोग हैं ये बीजेपी से संबंधित लोग हैं। आपको पता है कि ये जो तीनों लड़के हैं, जो अपराधी हैं, ये बीजेपी के आईटी सेल से संबंधित हैं और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे नड्डा जी हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे योगी हो, चाहे अमित मालवीय हो, बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं उन सभी के साथ एकदम बहुत ही घनिष्ठता वाला संबंध लगता है एकदम, क्योंकि इनके साथ कई सारे फोटोग्राफ्स जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिस तरीके के उसको देख करके लगता है कि बहुत ही इनका करीबी इन लोगों से जान पहचान, और बार बार इन लोगों से ऐसा लगता है कि मुलाकात और इनकी बातचीत होती रहती होगी। तो यही सब देख करके, चूँकि ये मामला बीजेपी के लोगों का है, तो पहचान होने के बावजूद भी पुलिस इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। इससे भी जो सबसे मतलब एक बहुत ही विडंबना वाली बात है, आप सोचिए कि अगर आप कोई गलत काम कर देते हैं, है ना, छोटा मोटा भी आप कोई गलत काम कर देते हैं, तो आप कितना डरते हैं कि भैया कोई देख न ले या लोग क्या कहेंगे। लेकिन बलात्कार जैसे इतना जघन्य अपराध करने के बावजूद भी ये जो तीनों अपराधी हैं ये मध्य प्रदेश के अंदर जा कर के चुनाव प्रचार में व्यस्त हो जाते हैं और वहाँ पर जा कर के मोदी जी की गारंटियों का प्रचार करते हैं। आप सोचिए कि इनको कितना सत्ता का अहम है, कितना ठसक है सत्ता का, कि हम बीजेपी के लोग हैं, हमारा बीजेपी का सरकार है, केंद्र में भी है, राज्य के अंदर है, डबल इंजन की सरकार है, तो हमारा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। कितना इनको संरक्षण प्राप्त है सत्ता से, कितना इनके पीठ पर किन किन का और कैसे कैसे लोगों का हाथ है, इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एकदम इत्मीनान से कूल होकर के और जा कर के मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जैसे कि मानो किसी आइसक्रीम वाले से इन्होंने आइसक्रीम चुरा ली हो। इतना बड़ा अपराध को अंजाम देने के बावजूद भी तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के संरक्षण में इस तरह के अपराधी फलते फूलते हैं और ऐसे जो हैं कई एग्जाम्पल्स हैं। और ये जो पूरा मामला था, शुरुआती दौर में तो इस पूरे मामले को ही दबाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन चूँकि वहाँ के लोगों ने और बीएचयू के छात्रों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया, जिस तरीके से इस पूरे घटना का विरोध किया और जितना सत्ता पर, वहाँ के लोगों पर, प्रशासन पर दबाव बनाया, तो उससे मजबूर होकर के, उसके दबाव में आकर के प्रशासन को एफआईआर करना पड़ा और ये जो जांच का काम है उसको शुरू करना पड़ा और अंततः 60 दिन के बाद ही सही, लेकिन इन लड़कों को गिरफ्तार करना पड़ा। तो ये बहुत ही एक बड़ा सवाल है, सोचने वाला सवाल है कि आखिर इस तरह के आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को संरक्षण क्यों देती है बीजेपी। दूसरा जो अहम सवाल है वो
भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर के, मीडिया जिसको कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, इस पूरे प्रकरण को लेकर के किसी भी न्यूज़ चैनल्स के अंदर या किसी भी मीडिया हाउस के अंदर किसी भी तरीके का आर पार या हल्ला बोल या ब्लैक एंड वाइट जैसे शो नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं? इसका उत्तर साफ है, क्योंकि अगर ऐसा प्रोग्राम करेंगे तो इससे बीजेपी को राजनीतिक नुकसान होगा, बीजेपी की मिट्टी पलीद होगी, योगी सरकार की नुकसान होगा, केंद्र में मोदी सरकार की बेइज्जती होगी, बदनामी होगी। तो हमें इनको तो वही करना है, ये तो वही करते हैं जिसके लिए इनको आदेश दिया जाता है और जिससे मोदी की जय जयकार हो, जिससे मोदी को और जो है उनका महिमा मंडन हो सके, वही प्रोग्राम करेंगे। जिस प्रोग्राम के माध्यम से या जिन सवालों से मोदी और योगी को नुकसान होगा वो प्रोग्राम ये क्यों करेंगे? जाहिर सी बात है कि नहीं करेंगे। और इसीलिए भारत की मेन स्ट्रीम मीडिया जो एकदम बिल्कुल खामोश है, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस है, कोई सवाल नहीं कर रहा है, ना तो इन लड़कों को लेकर के और ना ही गवर्नेंस को लेकर के। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो कि भारत के अंदर मीडिया के पतन को दर्शाता है और ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि गोदी मीडिया कितना गिर चुकी है। ये पत्रकारिता के इतिहास का सबसे बुरा दौर है जो कि भारत में अभी चल रहा है। और ये जो पूरा घटना है ये कहाँ का है? ये बनारस का है ना? ये वही बनारस है जो कि हमारे देश के तथाकथित यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, जहाँ पर नरेंद्र मोदी को गंगा मैया ने बुलाया था। और याद है नरेंद्र मोदी क्या बोलते थे कि बहुत हुआ नारी पर वार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन हकीकत में जब नारी के ऊपर अत्याचार होता है, जब नारी के ऊपर वार होता है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी एकदम चुप हो जाते हैं। चाहे वो मणिपुर का घटना हो, चाहे वो महिला पहलवानों की बात हो, और चाहे इनके अपने संसदीय क्षेत्र में एक विश्वविद्यालय के अंदर एक लड़की का बलात्कार का मामला हो, इन सभी चीज़ों पर नरेंद्र मोदी एकदम खामोश हो जाते हैं, एक लफ्ज़ नहीं बोलते हैं। और जब भाषण देने आते हैं तो पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं। तो ये इनके कथनी और करनी का में फ़र्क है। कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, कोई उसमें संबंध नहीं है। और हमारे देश की जो महिला और बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, जो कि विपक्ष के लोग अगर कुछ भी एक गलती से भी कुछ बोल दे महिलाओं के लिए तो पूरे भारत की महिलाओं का अपमान बता करके इसका ढिंढोरा पीटने लगती हैं। लेकिन इस मामले पर एकदम चुप, उन्हीं के साथ इनका फ़ोटो वायरल हो रहा है, स्मृति ईरानी के साथ इन बलात्कारियों का। आपने देखा होगा, मैं भी आपको दिखा दूंगा, स्क्रीनशॉट लगा दूंगा आपके लिए, आप देख सकते हैं। और एक और बहुत ताज्जुब की बात है कि इन लड़कों को जब ये मामला आया, जब इनकी गिरफ्तारी हुई और जब इनको पुलिस पकड़ करके जेल में ले गई 15 या 20 दिनों की रिमांड पे, उसके बाद इनके ट्विटर हैंडल जो है वो डिलीट हो गए। तो कौन किया डिलीट? आप सोचिए कि इनके ट्विटर, जब आप है ही नहीं, आप जेल के अंदर हैं, तो किसने किया आपके ट्विटर हैंडल को डिलीट? या तो आप मोबाइल फ़ोन लेकर के जेल में गए, आपको अलाउड किया गया है कि आप मोबाइल फ़ोन चला सकते हैं, या फिर बाहर किसी और पर्सन ने आपके ट्विटर हैंडल को डिलीट किया है। तो चूँकि ये बीजेपी के आईटी सेल के संबंधित लोग हैं तो जाहिर सी बात है कि इनके लिए तो बहुत सामान्य सी बात है। लेकिन इस पर प्रश्न चिन्ह तो लगता ही है कि किस तरीके से मिली भगत है सत्ता का और अपराधियों का। ये सब सारे जो सवाल हैं वो ज़रूर आपके मन में आना चाहिए। आखिरी बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो हमारे योगी जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हर बात पे बुलडोज़र चलाने वाले, बुलडोज़र से न्याय करने की बात करने वाले, और ये बोलने वाले कि उत्तर प्रदेश के अंदर या तो अपराधी अपराध करना छोड़ देंगे या फिर वो उत्तर प्रदेश को ही छोड़ देंगे, और उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी अपराधी होगा अगर तो हम उसको पताल से भी ढूंढ करके ले आएंगे। ये
योगी आदित्यनाथ का दावा है, ऐसी बातें वो करते हैं। लेकिन हकीकत में आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ बल्कि NCRB का ये डेटा है और आप उसको देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो महिलाओं से संबंधित जो अपराध हैं, चाहे वो हिंसा हो, बलात्कार हो, चाहे उनको टीजिंग हो, चाहे मोलेस्ट करने वाली बात हो, महिलाओं के अगेंस्ट जो भी अत्याचार होते हैं, अपराध होते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश पूरे देश के अंदर, पूरे भारत में सबसे टॉप नंबर पे है। बताइए कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री इतने बड़ी दावे करता है, उस राज्य में महिला सुरक्षा को लेकर के ये हाल है कि वो राज्य जो है वो महिलाओं पे अत्याचार के मामले में सबसे नंबर 1 पे, सबसे ऊपर है। क्या कहेंगे आप, कैसे सुरक्षित हैं महिलाएं? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण, नारी सुरक्षा, नारी सम्मान जैसी बातें करने वाले बीजेपी के तमाम नेता जब हकीकत में जब करनी होती है तो सब जो है वो पतली गली से निकल लेते हैं। ये कैसा नारी का सम्मान हुआ, ये कैसा नारी का सशक्तिकरण हुआ? तो ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है ना, यहाँ पर मुद्दा यही है कि सिलेक्टिव अप्रोच है बीजेपी का, चाहे वो केंद्र की मोदी सरकार हो, चाहे राज्य के अंदर बीजेपी की कोई भी सरकार हो, ये एक सिलेक्टिव अप्रोच के तहत काम करते हैं। अगर आप सोचिए कि यही अपराधी किसी और पार्टी के होते तो 1 मिनट के अंदर अंदर योगी जी का बुलडोजर वहाँ पर पहुँच गया होता तोड़ फोड़ करने के लिए। 1 मिनट के अंदर अंदर इनको जो है तुरंत जेल के अंदर ठूंस दिया जाता। लेकिन चूँकि ये अपने लोग हैं ना, अपने लोग हैं, अपने परिवार के लोग हैं, अपनी पार्टी के लोग हैं, इनसे हमें राजनीतिक फ़ायदा मिलेगा, काम कराना है इनसे, तो हम क्यों इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे और क्यों इस तरह की चीज़ें करेंगे जिससे कि हमें नुकसान हो, राजनीतिक नुकसान हो। और ख़ास करके ऐसे मौके पर जबकि 2024 का लोकसभा चुनाव एकदम सर पर आकर खड़ा है, तो क्यों करना है काम? नहीं करेंगे, चाहे जाहिर सी बात है। तो ये जो दोहरा मानदंड है, दोहरा जो वो चीज़ गलत है। अपराध है, चाहे वो कोई भी करे, और उसके लिए जो सज़ा ज़रूर देनी चाहिए, उसको बचाने का प्रयास नहीं करने चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले को देख करके ऐसा लगता है कि इसको भरसक कोशिश की गई थी बचाने की, लेकिन पब्लिक का दबाव बहुत बड़ी चीज़ होती है। जब जनता का दबाव बढ़ता है तो मजबूरन जो है काम करना पड़ता है, और वही चीज़ यहाँ भी हुआ है। इस चीज़ को लेकर के कांग्रेस पार्टी है, उन लोगों ने कई सारे ट्वीट भी किए और बहुत आक्रामक तरीके से कांग्रेस का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुआ है, और उसमें इन्होंने बहुत सारे मुद्दों को उठाया है इससे संबंधित। और वाकई में ये एक महिला सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है, और इस पर नरेंद्र मोदी जी को, जो कि बहुत बड़ी बातें करते हैं, उनको सोचना चाहिए कि राजनीति से हट करके कुछ करें। क्योंकि समस्या ये है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो हर काम जो है राजनीति से प्रेरित होकर करते हैं। वो हर काम करने से पहले ये सोचते हैं कि इससे हमको कितना राजनीतिक लाभ होगा, और जैसे ही उनको ये लगता है कि इससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है तो वो नहीं करते हैं। लेकिन जब ये लगता है कि इससे बीजेपी को राजनीतिक लाभ होगा तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए, सिलेक्टिव अप्रोच नहीं होना चाहिए, दोहरा मानदंड नहीं होना चाहिए। सबके लिए एक रूल होना चाहिए, एक कानून होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए। फिलहाल आप मुझे इजाज़त दें, इस वीडियो के लिए इतना ही है, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।